बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं विनीत खरे और इस वक्त हम हैं आजमगढ़ में। यहाँ पर ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है जो आजमगढ़ में लड़कियों का सबसे बड़ा मदरसा। करीब 3,000 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं। 4,500 बच्चे हैं यहाँ पर। इसका नाम है मदरसा जमीयतुल फलाह और काफ़ी पुराना मदरसा है। जैसे कि अगर आप बिल्डिंग देख पाएँ, यहाँ पे बच्चे नीचे क्लासरूम में, अभी थोड़ी देर पहले ही एक्चुअली बच्चों की छुट्टी हुई है यहाँ पर। ऊपर भी यहाँ पे क्लासरूम्स हैं और चारों तरफ हम एक्चुअली एक बीच में थोड़ी सी जगह है वहाँ पर हैं। और जहाँ तक कल मेरी बात हो रही थी तो करीब आजमगढ़ में करीब 200 मदरसे हैं और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मदरसा है। हमारे साथ इस मदरसे के डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका क्या नाम है और ये जो मदरसा है कितना इम्पोर्टेंट है एज फार एज जो बच्चों की एजुकेशन के लिहाज से? देखिए, ये मदरसा जामियतुल फलाह यूँ तो बहुत पुराना है और एक छोटे से मकतब की शक्ल में मौजूद था, लेकिन एक बड़ा इदारा और एक एजुकेशनल हब की हैसियत से ये 1962 में जामियतुल फलाह के नाम से इसने अपना सफ़र शुरू किया। और इसकी विशेषता ये है कि इसने लड़कों के साथ साथ अलग से लड़कियों की तालीम का पूरा इंतज़ाम किया। तो आज हमारी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 4,500 के करीब है, लेकिन इसमें 3,000 हमारी गर्ल्स स्टूडेंट हैं। और हमारे यहाँ प्राइमरी और उसके बाद जूनियर हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल, इंटर और बीए तक की एजुकेशन का इंतज़ाम। इसकी खुसूसियत ये भी है कि यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। अंग्रेज़ी एज ए लैंग्वेज बीए के स्टैंडर्ड की पढ़ाई जाती है। हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, जाग्राफी भी पढ़ाते हैं, एजुकेशन भी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। और यूनिवर्सिटियों ने हमारी जो यहाँ की सनद है, डिग्री है, उसका एफिलिएशन दिया है। यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत सी यूनिवर्सिटियों में दाखिले होते हैं। और अभी रिसेंट में 10 दिन पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी हमारी आलमियत की सनद को +2 के बराबर मान लिया है। और हमारे बच्चे अब वहाँ भी ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, जेएनयू में जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, बहुत हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं नाम आपसे पूछना भूल के मौलाना साहब, मोहम्मद ताहिर मदनी। मोहम्मद ताहिर मदनी। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम यहाँ पर बात करने के लिए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ जो पढ़ती हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई है और उसके बावजूद हमारे लिए रुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये सब बच्चियाँ जो हैं ये ग्रेजुएशन की छात्राएं हैं और क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और जनरली जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनसे हम नहीं सुनते हैं कि भाई उनका क्या वर्ल्ड व्यू है या फिर उनकी क्या सोच है, उनके क्या इश्यूज हैं। इसलिए हम यहाँ पर आए थे। थोड़े से हम इनसे बात करते हैं। और कोई बात करना चाहेगा? क्या नाम है आपका? इरम फातिमा। इरम फातिमा, थोड़ा सा तेज बोलें। इरम, पहले तो बताएं कि आप इस मदरसे में क्यों आई पढ़ने के लिए और क्या बनना चाहती हैं आगे, क्या इश्यूज हैं आपके? मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ। और मैं फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन इस तरह का स्कूल जहाँ पर तालिबात के लिए एक अलहदा तालीम हो और वहाँ पर उनको इस्लाम में जो उनका मर्तबा है उस हिसाब से उनको देखा जाए। तो मेरे नज़र में और मेरे अहल मेरे घर वाले की नज़र में सिर्फ एक वाहिद इदारा जामियतुल फलाह ही था। उन्होंने हमारा एडमिशन, हमारा दाखिला यहाँ पर करवाया और हम अपने घर से पहले हैं जो कि इस्लामिक तालीम से हैं। और फिर मतलब घर में किसी ने और इस्लामिक तालीम नहीं उन्हें मिली थी? जी, अच्छा, मतलब इस तरह से आला तालीम, अच्छा, इस तरह की आला तालीम उन्हें मतलब नहीं ग्रेजुएशन तक किसी ने पढ़ाई नहीं की थी? जी नहीं, आगे बहुत ज़्यादा आगे तक पढ़े हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से, जी। मॉडर्न। अच्छा, थोड़ा मुझे बताएं कि ग्रेजुएशन जैसे आप कर रही हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके होते हैं? जो लोग मदरसे में जिस तरह की पढ़ाई होती है उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या सब्जेक्ट्स होते हैं आपके? हमारे सब्जेक्ट जो क्या नाम है आपका? शाहीन परवीन। हाँ, शाहीन, बताएं। जी, यहाँ जो हमारे निसाब में जो सब्जेक्ट हैं वो कुरान है अव्वल नंबर पे, फिर हदीस है, उसूल फ़िक़्ह है, क़वाइद वगैरह है, अरबी अदब है, उसूल हदीस है, और उसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश भी है जिसमें कि काफ़ी ज़ोर दिया जाता है। और एक मेरी ये सोच है, या फिर ये जो मदारिस है उनकी एक सोच ये है कि अरबी जो होता है, अरबी के लिए इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है। तो जिस तरह से यहाँ पे अरबी की तालीम दी जाती है, वैसे ही बिल्कुल इंग्लिश की तालीम पे बिल्कुल ज़ोर दिया जाता है, जिससे कि हमारे आगे की तालीम आसान होती है। अच्छा, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि जो आप बनना चाहती हैं कोई रुकावट नहीं है? और वैसे क्या बनना चाहती हैं आप?
जी, मैं यहाँ से निकलने के बाद तो मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। मैं इससे पहले जब आपसे बात कर रहा था तो ज़्यादातर जो आप लोग हैं, छात्राएं हैं, वो या तो मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं या फिर टीचिंग। तो ये दो प्रोफेशन क्यों खासकर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरफा समन है। हाँ, आपका बताएं क्यों ज़्यादातर मेडिकल, टीचर, उसके अलावा बहुत सारे शौक हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं। पहले तो ये कि मेडिकल में इसलिए मुझे लगता है कि जाना चाहती हैं क्योंकि हमारे माशरे में औरतें जो हैं वो अपने मसाइल मर्दों के सामने रखने में थोड़ा झिझक महसूस करती हैं। तो और जैसे जितनी औरतें ज़्यादा मेडिकल लाइन में जाएंगी तो वो औरतें अपने मसाइल को अच्छे से रख सकती हैं, उनके लिए आसानी हो सकती है मसाइल रखने में। और दूसरे ये कि टीचर भी है तो हम मदारिस में दोनों मतलब उस तरह का मतलब पूरी हेल्प मिलती है आपको हाँ, यहाँ पे? जी। अच्छा, जैसे तो कि मैं अभी इसी बार मैंने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है। अच्छा, जी। चलिए मुबारक हो आपको। तो नीट के बाद फिर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि मेडिकल हो गया, उसके लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तमाम तरह की कोचिंग्स हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो किस इस तरह की फैसिलिटीज़ क्या आजमगढ़ में हैं? क्योंकि कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था कि आजमगढ़ के बहुत सारे बच्चे या तो दिल्ली, बॉम्बे, दूसरे दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में, यहाँ आजमगढ़ में, आजमगढ़ के बाहर लखनऊ में उस तरह की सुविधाएं हैं? सॉरी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया एरम है। सबसे सानिया, हाँ बताएं। अगर हमें मतलब आगे की तालीम हासिल करनी है मॉडर्न एजुकेशन जैसे नीट वगैरह के लिए, तो सबसे पहले आकाश वगैरह इंस्टीट्यूट, वहाँ पे लड़कियों के लिए शाहीन की ब्रांच है, जिसकी असल ब्रांच जो है कर्नाटक बीदर में है। लखनऊ में भी वहाँ उन्होंने ब्रांच खोली है। वहाँ पे लड़कियाँ जा सकती हैं और आला तालीम आगे की मॉडर्न एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकती हैं। तो आपके जान पहचान में, आपकी सर्कल में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में कोई है जो उस तरह के जो एम्स है उनको परसू कर रहा है या फिर वहाँ जाके पढ़ाई कर रहा है? जी हाँ, है। है? हमारी एक दोस्त हैं, वो लखनऊ में उन्होंने शाहीन इंस्टीट्यूट में क्लास 11th में एडमिशन ले लिया उन्होंने। अभी वो 2 साल पहले उन्होंने यहाँ से आलमियत की डिग्री, जिसको कहते हैं हाई स्कूल लेवल पे, वहाँ से उन्होंने ये आलमियत की डिग्री हासिल की, इंटर की डिग्री। अच्छा, सॉरी, क्या आप कुछ कह रही नहीं? इंटर की डिग्री, अच्छा ठीक। तो मतलब यहाँ ऐसा, ये जो कई लोग जिन्हें लगता है कि मदरसे में पढ़ने के बाद आप शायद उतने केपेबल नहीं होते या फिर आप ठीक से यहाँ पढ़ाई नहीं होती, आप कह रही हैं ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी को मतलब हर किसी के अंदर एक जज्बा होता है। अगर उसके अंदर वो जज्बा पैदा हो तो हर कोई आगे की तालीम हासिल कर सकता है, क्या चाहे मदरसे के तालिबात हों, चाहे ये इंग्लिश मीडियम स्कूल के। अगर किसी के अंदर शौक होगा मतलब आगे की तालीम के लिए, तो हर कोई तालीम हासिल कर सकता है। और टीचर कौन बनना चाहता है? और टीचर बनने के लिए जो नेसेसरी फैसिलिटीज हैं ट्रेनिंग को लेकर, या फिर कोई और? आप, सॉरी, क्या नाम है आपका? जी, सायरा मतीन। सायरा मतीन, थोड़ा सा तेज बोलेंगी। आप टीचर बनना चाहती हैं? जी, टीचर। क्यों? क्योंकि टीचर बना ये हमारे जो वो थे मैसेंजर थे, उनका ये पेशा था। और हमारे वो गॉड की तरफ से ये वो आया है मैसेज कि टीचर बनना सबसे अच्छा वो पैशन हो सकता है, और हमें अपनाना भी चाहिए यही। इसलिए, और मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको समझा सकती हूँ, अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ टीचर। और थोड़ा तो ये ग्रेजुएशन में ये जो क्लास है, करीब कितने बच्चे हैं यहाँ पे, या फिर आप लोग की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? कितनी बच्चे पढ़ती हैं साथ में इस क्लास में? 86। अच्छा, तो अभी मैं किसी से बात कर रहा था बाहर, तो उनका यूट्यूब चैनल है। कौन था जिनका एक यूट्यूब चैनल है? हाँ, एग्जैक्टली। तो आपने बताया थोड़ी देर पहले मुझे कि 2 महीने पहले करीब आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, और आप एक ओनली स्टूडेंट है जिनका एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन यूट्यूब आप सभी देखते हैं। तो यूट्यूब चैनल शुरू किया, क्या वजह थी? क्या होता है इस यूट्यूब में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबशिरा अशद है। मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए शुरू किया कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई गाइड करना चाहिए, जैसे ख़ास तौर पे ये ऑनलाइन स्टडी में, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनकी मदद के लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अच्छा, तो कब से, क्या, कैसे उसमें मतलब रिस्पॉन्स कैसा है? लोग किस तरह के कमेंट देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही महीने हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस है। तकरीबन 300 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। 300 सब्सक्राइबर, जी। ग्रेट। तो कोई है जिसको और कोई यूट्यूब चैनल, कुछ और टीचिंग और मेडिकल, तो ये सब तो ट्रेडिशनल फील्ड्स हो गई, और कुछ कोई नया करना चाहता हो? फोटोग्राफी करना चाहती हैं आप? क्यों, क्या मतलब, क्या नाम है आपका? जी, मैं फौजिया तहसीन हूँ। फौजिया तहसीन। जी। हाँ फौजिया, क्यों बनना चाहती फोटोग्राफी? मैं चाहती हूँ कि जो नेचर है, जो जैसे बहुत सारे नेचर्स, वो मतलब कैच करूँ और सबके सामने पेश करूँ। मैं करती रहती हूँ अक्सर।
अच्छा, जी। तो तुम मुझे थोड़ा ये भी बताएं कि आजमगढ़ की एक सर्टेन इमेज है ना? उत्तर प्रदेश में एक सर्टेन, और आजमगढ़ के एक मदरसे में आप पढ़ती हैं, तो ये जो एक मदरसे को लेकर भी एक सर्टेन इमेज है कि मदरसे में ऐसा होता है, मदरसे में ये पढ़ाया जाता है, मदरसे में ये नहीं पढ़ाया जाता है, उस पर आप लोग क्या सोचती हैं? आप कई कई बच्चे, जैसे मैंने सुना कि 7-8 साल से, कई सालों से आप लोग यहाँ पढ़ रही हैं, आपका क्या क्या सोच है यहाँ पे मदरसे को लेकर, या फिर आजमगढ़ में मदरसे जो हैं उनमें पढ़ाई जिस तरह की होती है? मेरा नाम निदा फरीन है। मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह वही सारे निसाब हमारे लिए, हमारे वही सारे सिलेबस हमारे लिए, हमारे मुअल्लिमीन या हमारे टीचर्स लोग जो होते हैं वो वही हमारे लिए मुतय्यन करते हैं, जो हमारे लिए दुनिया के एतबार से भी बहुत अच्छे हैं और आखिरत के एतबार से भी। और ऐसे ऐसे निसाब मुतय्यन हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिअतुल फलाह में कि वो उसको हम दूसरे कॉलेजेस में जाकर या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर उसको अगर हम अच्छी तरह पढ़ लें तो हम किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में जाकर अच्छा अपना रवैया पेश कर सकते हैं कि यहाँ का कोई सब्जेक्ट या कोई किसी भी लाइन में माने नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि अरबिक लाइन का कोई स्टूडेंट अगर ये कहता है कि हम अरबिक लाइन से पढ़ कर गए हैं, लेकिन जो है कि यहाँ से जाने के बाद हमको उस लाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो मेरे ख़्याल से उस स्टूडेंट की ये गलत फहमी है, क्योंकि उसको अगर हर इंसान को अपने एक मकसद मुतय्यन करना होता है। अगर उस स्टूडेंट को आगे बढ़ना है तो वो शुरू से ही अपने आप को कंटिन्यू करे और उस लाइन में अपनी मेहनत करे और जो तालीम हासिल कर रहा है वो भी हासिल करे, ताकि वो मदरसे से फारिग होने के बाद उस दूसरी लाइन में भी वो अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से पेश कर सके। जी शुक्रिया। बीबीसी हिंदी के फेसबुक लाइव में जो जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि हम इस वक्त आजमगढ़ में हैं और ये मदरसा है जमीतुल फलाह। यहाँ पर करीब 3000 बच्चियाँ पढ़ती हैं, 4500 बच्चे पढ़ते हैं, और कल जो जितना मुझे जानकारी है कि करीब आजमगढ़ में 200 मदरसे हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं स्थानीय पत्रकार वसीम। ये जो मदरसे हैं, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि जो एक सर्टन इमेज है, तो ये इन मदरसों का क्या रोल है, थोड़ा बताएं। देखिए सर, मदरसों का रोल तो शुरू से ही अहम रहा है। अगर आज़ादी के पहले से भी इतिहास उठा के देखा जाए, और जब लड़ाई हुई आज़ादी की 1857 से लेकर, उससे पहले भी अगर कुछ हुआ है कहीं तो उसमें तमाम मदरसों से जो उलमाए कराम हैं उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। बहरहाल आज की बात हम करें तो आज हमारे मदरसों की जो स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें बहुत ही हद तक जिम्मेदार हैं। सीधी तरह से इनको आतंकवाद का अड्डा बताया जाता है। एक बार आए तो यहाँ पे, अभी मैं आपका ये पेज देख रहा था, लाइव देख रहा था, और इसमें नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे थे। एक सविता नाम की कोई लड़की है, इन लड़कियों को देख के वो सुसाइड बॉम्बर बता रही है ना। और वो एक ने कमेंट किया है कि पर्दा छोड़ो, विज्ञान से नाता जोड़ो। तो मैं बता दूं, आप इन बच्चियों से ही कंफर्म कर लें कि इनको जो एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है, ग्रेजुएशन की, इंग्लिश की भी तालीम ले रही हैं, विज्ञान भी पढ़ रही हैं, हिस्ट्री के बारे में भी इनको नॉलेज दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। और चुनाव का माहौल है तो कहीं ना कहीं सरकार जिसकी भी आई या जिसकी भी है, उन तमाम लोगों को भी, मदरसों को जो एक अलग थलग से सोचने पे लोगों को मजबूर करते हैं, इस तरह के मंत्रियों के स्टेटमेंट्स आते हैं, नेता मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताते हैं, तो एक बार जरूर आएँ और इन बच्चों से बात करके देखें। ये हमारे भारत के गौरव है, शान है, सब मिलकर एग्जैक्टली। नहीं, ठीक है, मतलब लेकिन मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था वसीम, और एक थे मुझे मार्केट में मिले, तो उनका कहना था कि जो, और खुद मदरसे में पढ़े थे, तो उनका कहना था कि जो मदरसे में पढ़ाई होती है, शुरुआती जो साल होते हैं, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जो आपको जड़ जिसमें मजबूत होती है, वो नहीं हो पाता है। वो और आगे बढ़कर उनका कंपटीशन, जब कॉम्पिटिटिव माहौल है, दुनिया है, वो थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और सभी मदरसों में शायद इस तरह की सुविधा ना होती है। बहुत छोटे मदरसे होते हैं, बड़े मदरसे होते हैं, शायद यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी होगा, कंप्यूटर कोर्सेज होंगे, लेकिन इस तरह की सुविधा, मॉडर्नाइजेशन कितनों में संभव हो पाया है? मैं बता रहा हूँ सर आपको, मेरा घर अतरौलिया में है, इसी ज़िले का एक कस्बा है अतरौलिया। तो मेरी जो शुरुआती 5वीं तक की पढ़ाई हुई है मदरसा अनवारुल उलूम में हुई है। और जब हमने मतलब आगे की क्लासेस के लिए वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जा रहे थे, और मैं ये गर्व के साथ बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे स्कूल के जब बच्चे वहाँ पे गए तो जो वहाँ के प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने कहा कि ये मदरसे के बच्चे हैं, इनका कोई भी मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एकदम क्वालिटी पर्सन है, मतलब इनको कोई हमारा वहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया सर। ठीक है। उसके बाद 5वीं तक मैंने उर्दू की पढ़ाई करी, अरबी पढ़ाई करी, हिंदी भी पढ़ा, अंग्रेज़ी भी पढ़ा सर। और फिर मैं सर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए उसी स्कूल से, उसी उर्दू स्कूल से एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया।
हमारे 3 साथी एक साथ सेलेक्ट हुए और अलग अलग बिजनेस प्रोफेशन में है, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे मीडिया का काम शुरू से ही बेहद पसंद था, तो मैं इस फील्ड में आ गया। मदरसे कहीं से भी पिछड़ेपन के मतलब अलामत नहीं है, किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मदरसे में वो बेसिक जो एजुकेशन है, शुरुआती बुनियाद वाली, वो नहीं दी जाती। हाँ, पिछले 10-12 सालों में या 15 सालों में मदरसे जरूर उपेक्षा के शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से ये हालत है। उत्तर प्रदेश में मदरसों की बात आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे मौलाना साहब? ये जो मदरसों को लेकर एक इमेज है कि रेडिकलाइजेशन होता है वहाँ पर, वहाँ के बच्चे उतने केपेबल नहीं होते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिलती है, बच्चे पिछड़ जाते हैं, उनकी जो ज़मीन तैयार नहीं हो पाती ठीक से, उन्हें इंग्लिश मीडियम या फिर बेटर अच्छे स्कूलों में जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल ये है कि इसमें जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। लोग मदरसे में आए देखें तो यहाँ का जो निसाब है, पढ़ाई का जो तरीका है और जिस तरह से स्टूडेंट यहाँ मेहनत करते हैं, उसकी वजह से हमारे मदरसे के बच्चे जहाँ जाते हैं वो बहुत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊँ, हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अलीगढ़ में गए, अंग्रेज़ी से BA किया, MA किया, PhD किया। इस वक्त इंग्लिश डिपार्टमेंट में वो वहाँ लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, और लोगों को हैरत होती है कि मदरसा बैकग्राउंड। तो यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए? कुछ भी करना चाहें तो क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जो करिकुलम उनका है। उसके अलावा कंप्यूटर लैब भी है, कंपटीशन होते हैं, तरह तरह की मशक करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो लिखने की भी मशक करते हैं, स्पीकिंग की मशक करते हैं, और इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो वो अंजाम देते हैं। खेलते भी हैं, ग्राउंड भी उनके लिए है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मदरसों को सहूलतें और देने की ज़रूरत है। और हमारा मुतालबा ये है कि अगर सरकार मदरसे की डिग्रियों को बाकायदा तस्लीम कर ले और उनके लिए रास्ते खुल जाएं, हर फील्ड में, हर यूनिवर्सिटी में हमारे मदरसे के बच्चे और बच्चियां जा कर के ये बहुत ही नुमाया रोल अदा कर सकते हैं। इससे बढ़ कर के क्या हो सकता है कि हमारे जो APJ अब्दुल कलाम थे, उनकी प्राइमरी तालीम मदरसे में हुई थी। हमारे साथ यहाँ छात्राएं हैं, कोई कुछ बोलना चाहेगा मदरसों को लेकर जो एक इमेज है, या फिर आप अगर जो बनना चाहती हैं, क्या वो कहीं कोई रुकावट है बनने में? यहाँ की जो पढ़ाई, पीछे से कोई बोलना चाहेगा? कोई बोलना चाहेगा? आप कोई बात करना चाहेगा? आप अच्छा बोल रही थी। ये जो सर्टन इमेज, एक सवाल का आपका जवाब ये मैं दूंगी कि आपने ये कहा कि मदरसे की बच्चियां जो हैं वो ज़्यादातर मेडिकल लाइन में और टीचिंग लाइन में की जाती हैं। तो ये एक फितरी चीज़ हम लोग के अंदर है, ये कि एक तो ये कि हम हिजाब में रहकर हर मैदान में निकल सकते हैं और काम कर सकते हैं, और ऐसा लोगों ने किया भी है, और ज़माना जो है इस बात की शाहिद है कि मदरसे की बच्चियों में नहीं बहुत आगे काम किया है, चाहे वो तलबा हो चाहे वो तालबात हो, हर मैदान में उन्होंने आगे काम किया है। लेकिन लड़कियाँ जो हमारे तालबात जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, वो मेडिकल लाइन में या फिर टीचिंग लाइन में इसलिए जाना चाहती हैं कि हम जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई हमारी, जो तालीम हमें दी जाती है, उसका मेन मकसद मुझे ये समझ में आता है कि हमारे पढ़ने का मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम दूसरों के साथ भलाई कर सकें और खिदमत खल्क का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो सके। तो इससे मेन एक जो खिदमत खल्क का जज्बा हमारे लिए होगा, तो एक उसके लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो मैं ये समझती हूँ उसको टारगेट कि मेडिकल लाइन हो सकता है। इसलिए कि मेडिकल लाइन में बहुत मतलब एक तरह से खिदमत खल्क का जज्बा हो सकता है जो आम औरतें मतलब दूसरे मर्दों से या फिर गैर महरम वगैरह से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि खिदमत खल्क के ज़रिए अपने माशरे को रोशन करूँ और अपने घर को भी मतलब इससे आसान बनाऊँ। तो आप कह रही हैं कि हाँ, जो जहाँ पर हिजाब या फिर वो नकाब अलाउड हो, उसमें ज़्यादा बेहतर रहता है लड़कियों के लिए जाना, ये ज़्यादा आसान होता है। पर्दा, हाँ सॉरी, हाँ कोई रुकावट? पर्दा हमारी शरीयत है, हमारा कल्चर है, हमारा दीन है, हम उससे जुदा नहीं रह सकते। हमारी शुरू से लेके कि अब तक की तारीख देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि पर्दा जो है औरतों की तरक्की में रुकावट बना हो। जो तरक्की करने वाली होती हैं वो पर्दे में भी रह के कर लेती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो पर्दे नहीं करती वो वो सभी मॉडर्न हो, ऐसा तो नहीं है ना। पर्दे को लेकर बहस बहुत बड़ी है, लेकिन आपको लगता है कि पर्दा वो मतलब वो बहस अलग है, लेकिन यहाँ पर कोई आपको हर तरह की सुविधा मिलती है जो आपको लगता है कि मिलनी चाहिए, या आपको लगता है, मौलाना साहब सामने खड़े हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि भाई आप ये सुविधा दीजिए, ये नहीं है, ये कमी नहीं है, ये हम बनना चाहते हैं, ये होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की सहूलियात है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हर चीज़ में परफेक्ट है। हर चीज़ परफेक्ट है जी, यहाँ पे? हर चीज़ में परफेक्ट है हमारा जामिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। बस एक गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें इसे मान्यता देना। हम इतना सब कुछ कर लेते, कम से कम 10+2 की तो देनी चाहिए। हम इतना कुछ कर लेते हैं, फिर हम जाएं, हम सिर्फ BA कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? क्योंकि आजमगढ़ में मुझे जैसे कल मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन उस तरह के नहीं हैं,
है ना, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो एग्जैक्टली तो अगर आप जैसे कुछ बनना चाहती हैं तो आपके कई बच्चों की मजबूरी है कि या तो मुंबई जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं या दूसरे स्टेट्स जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ तो कम से कम आप चाहेंगे। ऐसे में मौलाना साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या और होना चाहिए जो कि आप जो कुछ करना चाहती हूँ कर पाएँ? कोई बोलेगा? आप किस तरह की फैसिलिटीज़ चाहती हैं यहाँ पर, जो आपको लगता है कि आप क्या बनना चाहती हैं? पहले तो मैं डॉक्टर बनना आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं? जी। अच्छा, तो फैमिली में हर कोई चाहता है आप डॉक्टर बने, परिवार में जी हैं? जी। कितने भाई बहन हैं आपके? ऐसे 3 बहन 2 भाई। 3 बहन। तो बाकी के भाई बहन क्या बनना चाहते हैं? वो अभी सब पढ़ते हैं। सब पढ़ रहे हैं? हम्म। अच्छा, तो आपके पापा भी चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने? जी जी। डॉक्टर बन के क्या क्या करना चाहती हैं फिर? मतलब यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ेंगी, बाहर भी बच्चे पढ़ने जाते हैं? जी बाहर भी जाते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान ही में बनना चाहती हूँ। यहाँ पे पढ़ना चाहती जी हैं उसके अपने लिए एरिया में। अच्छा, हाँ। यहीं आजमगढ़ में ही। जी। उसके लिए क्या कर रही हैं? तैयारी कर रही हैं, पढ़ रही हैं कुछ ध्यान से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसमें बैठने की तैयारी कर रही हैं? नहीं अभी तैयारी मैंने शुरू नहीं की है, बस ये मेरा फाइनल होने वाला है, ये इसके बाद फाइनल मैं है इंशाल्लाह शुरू उसके बाद से। तो क्या आपको उस तरह की सुविधाएं हैं आजमगढ़ में कि आप यहाँ बैठ के तैयारी कर सकती हैं? करूँगी। नहीं तो क्या करेंगी फिर आप? फिर ऑनलाइन क्लासेस लूँगी। ऑनलाइन क्लासेस लूंगी? जी। अच्छा, तो एक चीज़ बस मैं फाइनल और कि यहाँ पर क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो सरकार, अगर आई एम श्योर कोई सुन रहा होगा, देख रहा होगा, तो क्या चाहते हैं, किस तरह से, क्या आपकी डिमांड्स होंगी, या फिर हर एक मुद्दा होता है कि ये होना चाहिए, या फिर इस चुनाव के बाद ये होना चाहिए। वसीम भाई ने बताया कि एक सर्टन इमेज जिस तरह से पेंट किया जाता है मदरसों को, उसमें आपको उसको लेकर आपकी कोई सोच होगी। कोई कुछ बोलना चाहेगा? भाई बिहार और बिहार के बच्चे हैं यहाँ पे, तो इतने शांत अच्छे हैं, बिहार और यूपी के लोग हैं। बताइए, इधर ये इधर 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 आइए, इधर आइए, आगे आइए आगे। हैं, क्या नाम है आपका? शिवा अंसार, शिवा। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? भगतपुर भगतपुर। कहाँ है ये? जी, करीब में। अच्छा, अगल बगल ही है। अच्छा, तो बताइए क्या बनना चाहती हैं और क्या चाहती हैं चुनाव के बाद, क्या बदलाव आए आपकी जिंदगी में? सब कुछ ठीक चल रहा है जिंदगी में? महंगाई है, इन्फ्लेशन है, हाँ एग्जैक्टली, महंगाई है। हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, जो तलाक सलासा का बिल है, तलाक का जो बिल है, हाँ जी हाँ। जी, ये तो शरीयत का हमारा एक है, और हम इस पे मुतमईन हैं, खुश हैं। हम नहीं चाहते कि इसमें कोई तरमीम हो, कोई तब्दीली हो, क्योंकि हमारा मज़हब जो है वो एक मतलब मुकम्मल निज़ाम हयात है, ज़िंदगी का मुकम्मल निज़ाम हयात, उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं चाहते। क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई शख्स किसी को तलाक देता है तो उस पे है कि उससे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, या तो उसे सज़ा होगी। तो उस दौरान उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि घर का सरबराह तो वही होता है, ये होता है। और हम मुतमईन इससे हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, और किसी को नहीं चाहिए? किसी को नहीं चाहिए यहाँ पे? तो क्या किया जाए? वो तो अब क्योंकि ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो हमें आज़ादी है। हमें संविधान में तो है कि हम अपने हर मज़हब के लोग यहाँ रह सकते हैं, अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो फिर ये हमारे मज़हब के साथ ये तरमीम क्यों हो रही है, तब्दीली क्यों हो रही भाई, है? उससे कुछ लोगों का कहना है कि इससे अत्याचार होता है और महिलाओं के साथ उनके हक हैं वो मारे जाते हैं, हैं? ऐसा कुछ नहीं है? बराबर हुकूक देता है सबको बराबर हुकूक देता है। बराबर हुकूक जी। देता है। और कुछ कोई कहना चाहेगा? कि ये गुजारिश है कि क्या बोलते हैं, अगर हमें हिंदुस्तान को, अगर हमें अपने मुल्क को अच्छा बनाना है तो किसी तरह की तफरीक ना की जाए। जिसका जो लेवल है, जिसकी जो हैसियत है, उसको उसी तरह से देखा जाए, और किसी तरह से मदारिस के तलबात को या फिर उनको कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी क़ुव्वत पैदा की है कि हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं वक्त आने पर। और फिर हमें किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग हमारे मकाम मरतबा से बेखबर हैं, उन्हें हमारे बारे में कुछ बोलने की उन्हें परमिशन नहीं है। उन्हें मतलब ये हक नहीं पहुंचता कि किसी के बारे में कुछ बोलें, अनाप शनाप जो भी ज़ुबान में आ जाए बोल दिए जाएं। बल्कि अगर किसी के बारे में कुछ कहना है तो क्या लोग अनाप शनाप क्या बोल रहे हैं? मतलब जैसे अभी उन्होंने कमेंट्स सुनाए आपको कि जैसे आ रहे थे कुछ लड़कियों का हमारे ही ऊपर कमेंट आ रहे थे, तो उन्हें ये हक नहीं पहुंचता है। वो अपनी बात जानते हैं, हम अपनी बात जानते हैं। और मेरे ख्याल से हर मज़ाहिब में ये तालीम होगी कि क्या बोलते हैं, किसी अपने भाई पर जुल्म ना करो, अपने भाई पे अत्याचार ना करो, किसी तरह से वो ना करो, किसी तरह से उन्हें तकलीफ़ ना पहुंचाओ। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और हमें जैसा कि हमारे आबा अजदाद कहते थे कि आप भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो फिर ये तफरीक नहीं होनी चाहिए।
जी जी बस हाँ बताएं। जी गुर्बत जो है इसे भी सरकार को इसे दूर करनी चाहिए, क्योंकि मदरसे में भी ऐसा कोई इंतज़ाम होना चाहिए ना कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल में होता है तो मदरसे को भी मान्यता प्राप्त हो। ये हमारे लिए भी बहुत सारे गरीब तबका है जो स्कूल हासिल नहीं अरे तालीम नहीं हासिल कर सकता। अगर ये मदरसा नहीं होता ये तो फिर कहाँ जाते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं सिर्फ हाँ, कम खर्च की वजह से। एग्जैक्टली क्योंकि जो मुसलमानों में कम्युनिटी में है वो जितना मैंने पढ़ा है कि भी एक तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, बच्चे आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं स्कूल गरीबी की वजह से, और दूसरा एक नौकरियों की प्रॉब्लम है। जो सरकारी तबका हो गया वहाँ पे जो मुसलमानों की संख्या है वो उसमें और बढ़ने की ज़रूरत है। तो क्या आपकी फैमिलीज़ में इस तरह के इश्यूज़ किसी को सामना है, या आपको लगता है सरकार को वो जो नंबर्स हैं फिगर्स हैं उन्हें बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए? कोई खैर टीवी चलिए उस पर किसी को कुछ नहीं बोलना। फाइनल बस एक चीज़ बताइए कि ये जो आपके जो व्यूज़ हैं, कितने लोग टीवी देखते हैं या फिर मीडिया से कितने लोग मुतासिर होते हैं? क्या आ रहा है बहुत ध्यान से देखते हैं? हैं क्या क्या सोचते हैं जो मीडिया में जिस तरह से रिपोर्ट होता है? हर तरह की मतलब मीडिया में हर तरह की बातें होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ झूठ होती हैं। और अब सामने वाले पर कुछ असर अंदाज झूठ की मतलब जो झूठ वो बोल रहे हैं उसी तरीके से हर आवाम कबूल कर लेती है और फिर उनके वो बहकावे में आ जाती हैं। या फिर अगर कुछ बातें सही होती हैं, सब तो सही नहीं बोलते, सारे न्यूज़ चैनल सही नहीं हैं। ये मतलब मेरी राय है, ये मेरी राय, मैं सबके बारे में नहीं कह सकती। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी भी होती है, न्यूज़ चैनल ऐसे भी हैं जो सही बातें दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें लोग आवाम मतलब और जो दूसरे चैनल के सपोर्टर हैं, या जिस तरह से आजकल गोदी मीडिया का नाम चलता है बहुत, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हर चीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिखाई जाती है। आमतौर से अगर देखा जाए मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं, मतलब हमें जमहूरियत से या फिर जो कानून है हमारा उससे हमें अलग रखा जाता है। अगर चाहे हम अक़लियत है, हमारी अक़लियत है या कुछ भी है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि वो मुल्क की तरक्की दो लोगों में तफरीक करके हिंदू मुसलमान सिख ये सब करके नहीं हो सकती। जबकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है जो हमारा कानून है वो हमें ये सिखाता है कि हम सब बराबर हैं। लेकिन फिर भी जब सरकार ही ये चीज़ नहीं समझ रही है, जब वही हमें कभी एनआरसी से, कभी सीएए से, तरह तरह के कानून से हमें गिरा रही है, उठा रही है, या अलग अलग तरीके के दहशतगर्दी वगैरह के इल्ज़ाम लगा रही है, तो फिर हम कैसे एक हो सकते हैं? एक आवाम अगर मतलब कोई हिंदू गुजर रहा है तो उसके बारे में आप मुसलमान के बारे में उससे पूछेंगे तो वो उसकी वो राय नहीं होगी जो सरकार की होगी। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो एकदम अंधभक्त होते हैं, नहीं पढ़ मतलब उतना नहीं समझते हैं, तो वो कुछ भी कह गुजरते हैं, चाहे हमारे नकाब पर हुआ, चाहे हमारे क्या क्या कमेंट करते हैं लोग? नहीं, अगर बहुत से स्कूलों में हम मतलब मैंने वीडियोस वगैरह देखी है न्यूज़ पर ही कि अभी जैसे कि उन्होंने कमेंट में ही बताया कि नकाब हिजाब छोड़ो विज्ञान पर आओ, तो ये मैं कहना चाहूँगी उनसे कि नकाब हमारा किसी चीज़ में हायल नहीं है, ये हमारी पहचान है। अगर हम इसके बगैर, मैं इसके बगैर किसी के सामने नहीं आ सकती। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, बोल रही हूँ आपसे, तो अगर मैं ये बिना नकाब के आऊँ तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मैं इस तरह से शायद ना बोल सकूँ जिस तरह से मैं आपके सामने अभी खड़ी हूँ, क्योंकि ये हमारी बचपन से ही परवरिश है, हमने अपने आबा अजदाद से यही सीखा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह पर खड़े रहेंगे। कभी अपने नकाब को हम या अपने हिजाब को किसी भी काम में या किसी भी पेशे में जाने के लिए तर्क नहीं करें। वो पेशा छोड़ सकते हैं, अगर मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे कोई अच्छे कॉलेज में जाना है, लेकिन मुझे नकाब की वजह से निकाला जाए तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं उस पेशे को छोड़ दूंगी, लेकिन अपने हिजाब को नहीं छोड़ सकती। यही चीज़ है। इस तरह से अगर इंसान अगर अकल से अगर गौर करेगा कि निकाब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, एक तो ये कि हम निकाब में रहते हैं तो बहुत मतलब कंफर्ट फील करते हैं, और दूसरा ये कि अगर इंसान अकल की बात करे, अगर जो है अकल से सोचे, तो एक मिसाल आप ले लीजिए, जैसे कि एक केला हो, एक केला छिलके के साथ रखा हो और एक केला जो है बगैर छिलके के साथ रखा हो, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप उन दोनों में से किसको पसंद करेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है। मैं सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं, आपसे ये सवाल है कि आप केला जो छिलके में अच्छा। आप उस छिलके वाले केले को पसंद करेंगे या जो बगैर छिलके के केले रखे हुए हैं जिसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, आप उसको पसंद करेंगे? जिसको सवाल का जवाब देना होगा देगा। बहुत शुक्रिया आपका। जमीतुल फला आजमगढ़। हाँ क्या बोलने दीजिए। मुझसे नहीं पूछा ना आपने? मतलब मैंने आपसे ये सवाल किया। मुझसे पूछा आपने? आपसे ये सवाल किया है कि अगर मतलब आमतौर पे आपसे ये सवाल कर रहे हैं, केले की बात कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं, कि अगर वो छिलके में रखा हो एक केला और एक बगैर छिलके के रखा हो जिसमें कि जो मक्खी वगैरह है, जो कीड़े वगैरह उस पर पड़े हों, तो आप उन दोनों में से किसको पसंद करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर सवाल पूछने आया हूँ तो ये काम मैं अभी अपने पास रखता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने सबसे पहले पूछा था कि मीडिया में कितने लोग जाना चाहते हैं, कितने लोग
जाते हैं मीडिया में, हमारी तरह जर्नलिस्ट बने, पत्रकार बने? कितने लोग? किसी को? कोई नहीं जाना चाहता मीडिया में? इंटरेस्टिंग। असलन मैं आपसे ये सवाल नहीं करना चाह रही थी, बल्कि मैं ये जवाब देना चाह रही थी अकल से हाँ। कि अगर आमतौर पे हम ये सोचेंगे कि दोनों केले का लिहाज किया जाएगा तो आमतौर पे जो अगर जो परसेंट जो आएगी वो ये आएगी कि जो केले पैक है उसको हम लिया जाए। तो इस पर हम लोग और इसलिए पर्दे में रहते हैं ताकि जो दूसरी बदनज़र चीज़ें हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो हम पर बदनज़र मतलब उनकी नज़रें बद हैं वो डालना चाहें तो हम उससे महफूज रहना चाहते हैं। इस वजह से हम इसमें कम्फर्ट फील करते हैं। खैर इस पे बहुत बहस है। शुक्रिया आपका। तो ये थी कुछ छात्राएं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जो लोग इतनी देर तक रुके, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया है। कुछ बच्चे हॉस्टल के हैं, कुछ लोगों को घर जाना है। थैंक यू सो मच। आजमगढ़ के जमितुल फला मदरसे से दीजिए मुझे विनीत खरे को इजाज़त।